चलिए हम लोग चैप्टर 4 देख रहे हैं, मांग और मांग के नियम, जिसमें आज हमारा दूसरा दिन है। हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड, और यदि छत्तीसगढ़ में भी ये है तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आज का विषय क्या है? तो आज बहुत सारे टॉपिक हमको छोटे छोटे कवर करने हैं। मेन टॉपिक इसका एक जो इस चैप्टर में होता है, मांग का नियम, जो कि हम लास्ट क्लास में समझ चुके थे। ठीक है, अब हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक जैसे मांग तालिका, मांग वक्र, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं और मांग के नियम के अपवाद, लागू होने के कारण, आज ये इतना हम कवर करेंगे। करीबन 1 घंटे की क्लास होगी या उससे ज़्यादा की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग आज देखेंगे मांग तालिका। हालांकि मांग तालिका और मांग वक्र कुछ भी नया नहीं है। जो हमने मांग का नियम पढ़ा था वही है मांग तालिका। मांग तालिका में हमने एक शेड्यूल देखा था ना, कि सेब की कीमत बढ़ती जा रही थी तो उसकी मांग क्या हो रही थी? कम। उसी को हम मांग तालिका कहेंगे, कोई नई चीज नहीं है। मांग के नियम में हम ये देख चुके हैं। तो देखो, ये आपको यहाँ पर तालिका नंबर 4.1 व्यक्तिगत मांग तालिका दिख रही होगी। अब यहाँ पर व्यक्तिगत का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति ने मार्केट में गया और कोई सी भी चीज, जैसे कि सब्जी, कोई सी भी सब्जी हो या कोई फ्रूट हो, उसका उसने क्या करा, इस तरीके से डिमांड रखी। उसने कहा कि यदि 1 रुपए किलो दोगे तो 4 किलो, राइट। 2 रुपए किलो दोगे तो 3 किलो, 3 किलो दोगे 3 रुपए किलो तो 2 किलो। मतलब ये क्या हो गया? एक तालिका जो किसी एक व्यक्ति की द्वारा मांगी गई किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को उनके कीमत के साथ में प्रदर्शित करता है, ये क्या हो गई? तालिका हो गई। प्रश्न पूछता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि मांग तालिका क्या है, बताइए। ऐसा कोई बहुत बड़ा ना पूछने का कारण नहीं है उसके पास में है ना, क्योंकि आसान है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें समझाने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। बस मेरे को आपको पढ़ के बताना है कि देखो बेटा, हम ये जानते हैं और कुछ नहीं। मांग तालिका एक निश्चित समय में, देखो समय तो निश्चित होगा, हम देख चुके हैं अभी भी, है ना, लास्ट क्लास में। किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है। क्या है? किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा, ये अलग अलग मात्रा है ना, उनकी क्या है? सूची, मतलब लिस्ट, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाती है। अलग अलग प्राइस भी दी हुई है। इससे स्पष्ट है कि मांग तालिका विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं का सांख्यिकीय विवरण है, संख्या के रूप में विवरण। इस प्रकार मांग तालिका किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उन पर मांगी गई मात्राओं की बीच फलात्मक संबंध को व्यक्त करता है। सर, ये फलात्मक संबंध क्या होता है? कि कौन किस पर निर्भर कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? फलात्मक संबंध, है ना। फलात्मक संबंध का मतलब ये हुआ कि भैया, यदि कीमत इतनी है तो मात्रा इतनी है, तो ये कीमत पर उसकी मात्रा क्या हो रही है? निर्भर कर रही है। मात्रा किस पर निर्भर कर रही है? कीमत पर। ये इनका क्या हो गया? फलात्मक संबंध हो गया। ठीक है। अब मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और बाजार। व्यक्तिगत का मतलब कोई एक व्यक्ति जब अपनी मांग, अपने द्वारा वस्तु की विभिन्न मात्राओं को उनकी कीमतों के साथ में व्यक्त करता है, तो वो क्या हो गई? व्यक्तिगत मांग तालिका हो गई। और मांग तालिका का मतलब बाजार में किसी वस्तु की, बाजार में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा मांग की गई हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाजार मांग। देखो बाजार मांग को समझो, नीचे देखो, आइसक्रीम एक्स, आइसक्रीम लिखे ना, हाँ, आइसक्रीम एक्स की कीमत, ये एक व्यक्ति है ए, दूसरा कौन है? बी। इन दोनों ने अलग अलग प्राइस पर अलग अलग मांग करी, इन दोनों का टोटल क्या हो गया? मांग, बाजार मांग। सिर्फ 2 बताएं, ऐसे जितने भी हों, है ना, 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों की मांग। ठीक है। इनको पढ़ने की आप चाहो तो पढ़ के देख सकते हैं। देखो व्यक्तिगत मांग, वो जो ऊपर हमने अभी परिभाषा पढ़ी ना, उसमें ना एक शब्द था व्यक्तियों, देखो आखिरी वाली लाइन में,
सबसे ऊपर वाली लाइन में आखिरी शब्द व्यक्तियों, है ना, तो बस व्यक्तियों को हटा दो तो क्या हो गया, सिर्फ व्यक्ति, तो ये पूरा हो गया व्यक्तिगत। ठीक है, और यदि आप यहाँ पर व्यक्ति को हटा के क्या लगा दो, व्यक्तियों लिख दो, तो हो गया बाजार। ठीक है, पर फिर भी आपको और अच्छे से लिखना है तो जो लिखा है वो लिखना है ना। व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जो मांग के अन्य निर्धारकों, अब अन्य निर्धारक कौन हो गए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कल हमने पढ़े थे, है ना, वो सारे तत्वों को क्या कर लो, वो सब क्या हो गए, निर्धारक हो गए ना, प्रभावित करने वाले तत्व मतलब निर्धारक तत्व। तो वो सारे प्रभावित करने वाले तत्व को हम क्या कर दें, यथास्थिर, मतलब उनको, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, रहने की दशा में ये सिर्फ लिखना जरूरी रहता है क्या कि उन बाकी सबको हमको स्थिर करना है, बिल्कुल। यदि आप ये परिभाषा में ये चीज नहीं लिखोगे मतलब परिभाषा ही अधूरी है। हमने पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि अर्थशास्त्र में कोई चीज का अध्ययन करते हैं तो बाकी चीजों को हम क्या मान लेते हैं, समान मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, और मानना ही पड़ेगा। ठीक है, रहने की दशा में एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। ठीक है, तो यहां पर अतः किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनकी जितनी मात्रा की मांग करेगा उसकी तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। ठीक है, जो कि ये रही। ठीक है, आप इसको आगे का पढ़ के देख लेना। इसी तरह से बाजार मांग तालिका हो जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। ठीक, अब हम आते हैं व्यक्तिगत और बाजार मांग तालिका में अंतर। वैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, पर छोड़ के जाने का कोई सेंस नहीं लगता, इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि बहुत आसान है। व्यक्तिगत में एक व्यक्ति की मांग है और इधर बाजार में समस्त व्यक्तियों की मांग है। ठीक है, देखो कितना सरल है, पढ़ के देख लो आप। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को विवरण या सूची है जो किसी क्रेता अथवा उपभोक्ता विशेष, है ना, कोई एक विशेष व्यक्ति द्वारा बाजार में विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। बाजार तालिका क्या है, किसी वस्तु की बाजार मांग उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग की मात्राओं का योग है। व्यक्तिगत मांग मतलब कई लोगों ने जो मांगा है अलग अलग, उन टोटल का क्या, उसका क्या है, योग है, टोटल है। मांग तालिका बनाना सरल है, मांग तालिका ये बाजार मांग तालिका कठिन है। व्यक्तिगत मांग तालिका बाजार मांग तालिका की अपेक्षा अधिक समतल और सतत होती है, ये नहीं होती है। बहुत सिंपल है यार, छोड़ना नहीं, आईएमपी नहीं है पर छोड़ने लायक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इतना सरल यदि हम पढ़ के नहीं जाएं और मान लो वो गलती से आ जाए तो फिर अपने को अच्छा नहीं लगेगा ना, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अब आ जाओ मांग वक्र। थोड़ा सा ये तिरछा हो गया मेरा पीडीएफ। मांग वक्र, मांग वक्र का मतलब, अरे हमने कल मांग का नियम पढ़ा था, तो जो भी वक्र बनेगा मतलब कि जो भी मांग तालिका दी हुई है उस तालिका से अपन क्या बना दे, ग्राफ खींच दें, तो जो वक्र प्राप्त होगा वो मांग वक्र होगा। तो आज ये भी कोई नई बात नहीं है, ये आप जानते हो। ठीक, बस उसको लिखना है कि क्या होता है। ये भी बिल्कुल व्यक्तिगत होगा और बाजार होगा। भाई व्यक्तिगत मांग तालिका को आपने बनाया तो व्यक्तिगत मांग वक्र मिलेगा, बाजार मांग तालिका पर आपने ग्राफ बनाया तो बाजार मांग वक्र मिलेगा। ठीक, जब मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना, ये लिखो, जब मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं। इस प्रकार मांग वक्र किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं के बीच पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट करता है। किसके बीच में,
मात्रा और कीमत के बीच में संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक, तो इसकी जरूरत है क्या, मेरे को बताओ, इसको आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? ये रेखा चित्र को स्पष्ट करना है कि एक मांग वक्र हो गया डी, ठीक, और एक्स एक्सिस पर क्या है, वस्तु की मात्रा, और वाई एक्सिस पर क्या है, वस्तु की कीमत, राइट। जब कीमत, वस्तु की कीमत 4 रुपए है तो मांग 1 है, जब वस्तु की कीमत 3 रुपए है तो मांग 2 है, जब वस्तु की कीमत 2 है तो मांग 3 है। बस यही व्यक्त करना है, उसको समझाना है, और क्या करना है। और ये वक्र क्या कहलाएगा, मांग वक्र, है ना। कल भी मैंने एक चीज बताई थी सर, कल के मांग वक्र में तो ऐसा घुमावदार था, ये अभी सीधी लाइन है। मांग वक्र कुछ भी हो सकता है, बस 2 चीज ध्यान रखना, ये ऊपर से नीचे की ओर ढलान में होगा। अब वो अवतल हो, उत्तल हो या सीधी रेखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ढलान कैसा होगा, नीचे की तरफ गिरता हुआ, है ना, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तरफ, नीचे की तरफ, ठीक, बाएं से दाएं कहेंगे हिंदी में शायद उसको, ठीक है। ये देखो मांग वक्र का ढाल ऊपर, ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर मिला, है ना। ये आईएमपी एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लो। मांग वक्र कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं, ठीक है। बस ये है। अब वो सीधी लाइन भी हो सकती है, उत्तल भी हो सकती है, अवतल भी हो सकती है, ठीक है बेटा। उत्तल अवतल तो हम जानते हैं ना, इसके पहले की क्लासेस में हम समझ चुके हैं, राइट। बस आपको इतना ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, कभी भी y और x एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए वक्र में, है ना। कल हम देख चुके थे इस बारे में, ठीक है, कल की क्लास में हम देख चुके थे। चलिए, बाजार मांग भी वैसे ही है। बाजार मांग सर करना है क्या, मत करना, कभी नहीं पूछेगा, है ना। बाजार मांग तालिका पूछ सकता पर वक्र नहीं पूछ सकता, ठीक है। और यदि पूछ भी ले तो सिर्फ इतना सा लिख देना कि बाजार मांग तालिका को यदि रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो क्या होगा, बाजार मांग वक्र होगा, जो विभिन्न बाजार में उपस्थित विभिन्न व्यक्तिगत मांगी गई मात्राओं का योग प्रदर्शित करेगा। वही बात लिख देना जो तालिका में लिखी हुई है। अब आती है भाई मांग वक्र की मान्यताएं। मान्यताएं मतलब शर्त, राइट, कि भैया ये कंडीशन होगी तो मांग वक्र सही होगा। तो इसको भी याद करना आसान है। क्या, मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व थे वो सभी क्या होने चाहिए, स्थिर होना चाहिए। उन सभी को सिर्फ लिखते जाना, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। किसी में परिवर्तन शब्द लिखना, किसी में समान शब्द लिखना, राइट, वो सारे आपके हो गए शर्त, ठीक। उपभोक्ता की आय, रुचि, स्वभाव आदि में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिन जिन संबंधित वस्तुओं के उपभोग में उपभोक्ता रुचि रख सकता है उन वस्तुओं की कीमत स्थिर होना चाहिए। अब मैंने आपको बोला था संबंधित वस्तुएं मैं आज बताऊंगा, है ना, और आज संबंधित वस्तुएं हम देखेंगे। तो याद रखना, संबंधित वस्तुओं में क्या नहीं होना चाहिए, उनकी कीमतें बदलना नहीं चाहिए। क्या है वो अपन अभी देख लेंगे, ठीक है। कीमत तथा मांग की पारस्परिक संबंध में निरंतरता एवं अति सूक्ष्म परिवर्तन का होना मान लिया जाता है। इसको हटा देना, ये तीसरे पॉइंट को हटा देना। मांग वक्र एक स्थिर स्थिति को बताता है। इस प्रकार यह किसी समय विशेष में मांग में परिवर्तन को नहीं बताता। तो भी चलो लिख लेना। वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है जिसके कारण मांग में सूक्ष्म परिवर्तन संभव है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, बिल्कुल, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, है ना। अब ये क्या होता है, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। हालांकि यहाँ पर आपको ये तो याद रखना पड़ेगा, इस साल के लिए जो डिलीट किए गए, कम किया गया सब्जेक्ट है, चैप्टर है, उसमें ये आता है पूर्ण प्रतियोगिता, वो हट चुका है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि शर्तें वही थी। मैं तो आपको कहूँ ये नया कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर लिखा था, है ना। आप मांग के नियम वाले जो मान्यता थी ना, वही यहाँ लिख के आ जाना, लिख लो वहाँ पर कि मांग के नियम की मान्यता ही लिखना है, ये याद नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए बेटा कि आप कम चीजों पर मेहनत करो और ज्यादा नंबर लाओ, नहीं तो पढ़ने के लिए पूरी किताब है ना। अब आ रहा है इसमें मांग के प्रकार। तो मांग के प्रकार आपके लिए मायने नहीं रखते, आपके इसमें नहीं है, कुछ नहीं पूछता, ठीक है। ये आड़ी तिरछी मांग जो दिख रहा है ना लास्ट पेज नंबर 42 पर, आड़ी तिरछी मांग, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये वही है जो हम लोग देखना चाह रहे थे। प्रतिस्थापन वस्तु है, जो संबंधित वस्तुएं हमने कहा था ना, तो दो प्रकार की संबंधित वस्तुएं होती हैं, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं, दूसरा पूरक, ठीक। तो उनके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आड़ी और तिरछी मांग के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों, देखो अभी मालूम पड़ जाएगा। तो आ जाओ पेज नंबर 43 पर, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु उन, बेटे ध्यान दो, प्रतिस्थापन वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक की जगह दूसरा ले ले, उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। जैसे सामान्यतः चाय और कॉफी का ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। किसी को चाय पीने की इच्छा है, पर मान लो वो चाय नहीं है वहां पर, तो वो कॉफी भी पी लेता है, ठीक है यार चल कॉफी दे दे। तो कॉफी ने चाय का स्थान ले लिया, राइट। तो हम बोलेंगे कॉफी का प्रतिस्थापन किसने कर दिया, सॉरी चाय का प्रतिस्थापन कॉफी ने कर दिया। किसी को कॉफी पीने की इच्छा थी पर कॉफी नहीं थी, तो उसने बोला ठीक है चाय दे दो यार, तो यहाँ पर चाय ने कॉफी का प्रतिस्थापन कर दिया, राइट। ये दोनों एक दूसरे की प्रतिस्थापक वस्तु कहलाएगी, ठीक है। इसके और भी उदाहरण है। कभी कभार हम कोई फ्रूट्स लेने जाते हैं, विशेष फ्रूट, वो फल मिलता नहीं है तो हम दूसरा ले आते हैं, उसने उसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। संतरे लेने गए थे, संतरे का भाव 60 रुपए किलो और अंगूर 40 रुपए किलो, तो आपने बोला संतरे छोड़ अंगूर पकड़। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिस्थापित हो गए। दोनों में आपको सेटिस्फेक्शन उतना ही मिल रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन का क्या यहाँ पर कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। कई बार मेडिकल की दुकान पर आप जाते हो, आप कभी ऐसा करना, कभी मान लो डॉक्टर का मुंह देखना पड़ जाए मुंह देखने का मतलब है कभी मान लो बीमार हो जाओ, तो डॉक्टर जो चिट्ठी लिख के देंगे ना, जो दवाइयां लिख के देंगे, उनके पड़ोस वाली दुकान पे मत जाना, उनके पड़ोस वाली जो मेडिकल दुकान होगी उस पे मत जाना, थोड़ी 1-2 किलोमीटर दूर दुकान पे जाना। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ दवा के बारे में, वो जो दूर वाली मेडिकल दुकान होगी ना, वो आपको बोलेगा भैया फलाना कंपनी की तो नहीं है पर दूसरी कंपनी की है और सेम है, दोनों एक जैसी है, ये दे दूं क्या। और कई बार तो मैं बताऊं, आपको मालूम ही नहीं होता है कि उसने ये कर दिया, क्या कर दिया, डॉक्टर ने जो कंपनी की लिखी थी उसको बदल के उसने दूसरी की लिख दी, आपको मालूम ही नहीं होगा और आप ठीक भी हो जाओगे। तो वो सारी दवाइयां एक दूसरे की क्या कर रही है, प्रतिस्थापन कर रही है ना, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। कभी कभार एक टीचर छुट्टी पर जाते हैं स्कूल में, तो उनके पीरियड पर कोई दूसरे टीचर आ जाते हैं, तो उसको सब्स्टिट्यूट पीरियड बोलते हैं, प्रतिस्थापित पीरियड। बात समझ में आ रही है कि भाई वर्मा जी आज नहीं है तो शर्मा जी ने आज उनका प्रतिस्थापन कर दिया, उनकी जगह ले ली, हाँ या ना। प्रतिस्थापन वस्तुएं समझ में आई। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की होता क्या है कि चाय की कीमत, है ना, चलो मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं, इधर बोर्ड पे पीछे दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इधर देखिए, यहां देखिएगा, टी, ठीक, और कॉफी, है ना।
टी का रेट 10 रुपए है, कितना है 10 रुपए, ठीक, और कॉफी का कितना है 15 रुपए, ठीक। कॉफी का रेट 20 रुपए हो गया, कितना हो गया 20 रुपए। मान लो अभी तक यहां पर इसके पहले ना, ये रेट बदलने के पहले मान लो इस दुकान पे 100 लोग आते थे चाय पीने, राइट, और यहाँ पर आते थे 50 लोग, ठीक है। अब ये कितना हो गया 20 रुपए रेट हो गया, कितना हो गया 20 रुपए। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है ना वो ये सोचेगा कि अरे चाय और कॉफी का रेट तो क्या हो गया, डबल का अंतर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। मान लो 20 लोग भी आ गए, 50 में से 20 लोग भी आ गए, तो भाव किसका बढ़ा, कॉफी का, इसका, इसकी प्राइस बढ़ी और मांग किसकी बढ़ गई, टी। इसको आड़ी तिरछी मांग बोले। मांग का नियम जो आपने पढ़ा था बेटा, है ना, उसमें उसी वस्तु की कीमत बदलती है, उसी वस्तु की, पर आड़ी तिरछी मांग या प्रतिस्थापन वस्तु में कीमत किसी और की बदलेगी, मांग किसी और की बदलेगी। सर यहाँ कॉफी की भी तो मांग कम हो गई ना। नहीं, कॉफी की मांग को हमको नहीं देखना है, हम प्रतिस्थापन वस्तु देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि भाई इस कॉफी का प्रतिस्थापन कौन है, टी, तो टी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, कॉफी के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो ये तो सिंपल सा मांग का नियम हो जाएगा कि भाई वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग कम हो गई। पर मांग क्यों कम हुई, क्योंकि इसका प्रतिस्थापन था। इसलिए इसको हम प्रतिस्थापन के हिसाब से देखेंगे कि भाई इस वस्तु की मांग बढ़ी, सॉरी इस वस्तु की प्राइस बढ़ी, तो दूसरी उसकी प्रतिस्थापन वस्तु में क्या होगा, तो बोलेंगे दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु में उसकी मांग बढ़ जाएगी, राइट। मान लो ये 10 रुपए हो जाए, 15 से कितना हो जाए 10, तो अब इधर वाले इधर निकल जाएंगे। दोनों का प्राइस तो एक जैसा है, चाय कौन पिएगा, चाय तो घर पे भी पी लेते हैं, कॉफी पिएंगे कॉफी, आया ना, इसमें से बहुत से लोग इधर आ जाएंगे। इसी को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन वस्तुएं। बात समझ में आई बेटे? अब यहां पर आपके पास में लिखा हुआ है जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, राइट, उन्हें प्रतिस्थापन अथवा स्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे ब्रुक बॉन्ड एवं टाटा टी। प्रतिस्थापन वस्तु के मूल्य, यहां पर आप ब्रुक बॉन्ड की जगह क्या लिखोगे, टी और कॉफी, ठीक है ना। प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब कॉफी का रेट बढ़ा था, मांग किसकी बढ़ी, टी की, दोनों बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है ना भाई, कॉफी की मांग भी बढ़ रही है और टी की भी मांग बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है ना, तो दोनों के बीच में संबंध क्या है, प्रत्यक्ष, कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, पर इसकी कीमत बढ़ेगी और इसकी मांग बढ़ेगी, ठीक है। और यदि कॉफी की कीमत घट गई, करी था ना 15 से कितनी कर दी 10, तो चाय की, टी की मांग भी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि लोग अब ज्यादा किसको पसंद करने लग जाएंगे, उधर, है ना। बात समझ में आ रही है? आप देखो कि जब हमने कॉफी की कीमत बढ़ाई थी तो किसकी मांग बढ़ी थी, टी की, राइट। क्या टी की प्राइस में कुछ परिवर्तन हुआ था, नहीं, वो तो उतना ही 10 रुपए था। तो टी की मांग क्यों बढ़ गई, टी की मांग इसलिए बढ़ गई कि जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु थी उसकी कीमत में वृद्धि हो गई। समझ में आई बात? हम यहां पर यह देख रहे हैं कि एक वस्तु मतलब कि चाय, उसकी प्रतिस्थापन वस्तु मतलब कि कॉफी की कीमत में बढ़ाव हुआ, वृद्धि हुई, तो भैया इस चाय की मांग पर क्या फर्क पड़ेगा, और इसकी चाय की मांग क्या है, मांग नहीं सॉरी प्राइस क्या है, स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं। मतलब चाय में कोई, बेचारे चाय वाले ने तो कोई प्राइस नहीं बदला, ना कम कर रहा है ना जब बढ़ा रहा है,
वो कॉफी वाला कर रहा है, उस वजह से इसकी मांग ऊपर नीचे हो रही है। समझ में आई बात? प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरे वस्तु की मांग में क्रमशः, अब देखो क्रमशः का मतलब होता है कि पहला क्या बोला उसने, वस्तु के मूल्य में कमी, तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी, है ना। फिर उसने क्या बोला, वस्तु के मूल्य में कमी तथा वृद्धि, तो अब वृद्धि के लिए वो दूसरा शब्द यहां पर लगा रहा है वृद्धि। क्रमशः का मतलब ये होता है ना, कर देती है। इसलिए प्रतिस्थापन वस्तु को आड़ी मांग वक्र नीचे से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। अंडरलाइन लगा लो, पूछेगा प्रतिस्थापन वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है, तो नीचे से दाएं, ये देखो ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये ऐसा जाएगा, नीचे से दाएं ऊपर की ओर, है ना, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तरफ जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक। सर ग्राफ वगैरह देखो बेटा, वैसे तो ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ पहले के ब्लूप्रिंट में शायद था, तो 2-3 नंबर में इसको शायद पूछ लिया जाता था कि भाई प्रतिस्थापन वस्तु को समझाइए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लेना कि भाई प्रतिस्थापन वस्तुएं ये होती है, ठीक है। ज़्यादा नंबर में पूछ ले, मान लो कि इसमें से 4 नंबर का भी है शायद, 3 नंबर का भी, जो भी है 3 नंबर का हुआ तो वो यही पूछेगा प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है, तो इतना लिख दो और एक ग्राफ बना के उसको समझा दो, है ना। ग्राफ भी बहुत सरल तरीके से समझाया गया, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब आगे पूरक वस्तुएं, पर एक बात है, 5 नंबर में वो दोनों पूछ सकता है, प्रतिस्थापन और पूरक। जिसका प्रश्न वो ऐसे भी बना सकता है बेटा, संबंधित वस्तुओं के मांग को समझाइए, संबंधित वस्तुओं की मांग को समझाइए, तो उसमें फिर दोनों चीज आ गई, कौन कौन सी, प्रतिस्थापन और पूरक, दोनों को समझाना पड़ेगा, ठीक। पूरक वस्तु, पूरक वस्तु का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा। मान लो कि कार आपने खरीद ली, पर पेट्रोल तो है ही नहीं, तो कार क्या काम की है, उसमें बैठ के सिर्फ गाने ही सुनोगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ है ना, है ना। हालांकि उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए भी पेट्रोल चाहिए, गाड़ी चलेगी तभी बैटरी चार्ज होगी, वो भी नहीं सुन पाओगे ज्यादा दिन तक बेकार हो जाएगी, राइट। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, पूरक कहलाएगा। पेट्रोल और बाइक या कार क्या कहलाएगी, पूरक कहलाएगी। आप यदि पता करोगे ना कि जैसे अभी पेट्रोल का भाव 100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर चल रहा है ना, तो आप देखोगे ये बिल्कुल वास्तव में होता है। एक व्यक्ति सोच रहा था कि यार मैं कार ले लूं यार, है ना, और जैसे ही वो 80 से 90, 90 से 100 हुआ, तो उसके इरादे कमजोर हो गए। बोले 100 रुपए पेट्रोल के हिसाब से कौन लेता है भाई कार, नहीं चाहिए, रहने दे, हाँ है ना। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, पेट्रोल का भाव कम होगा तो कार की मांग बढ़ जाएगी, पेट्रोल का भाव, पेट्रोल का जो कीमत है बढ़ेगा तो कार की मांग कम होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसी को क्या कहेंगे, पूरक वस्तु, और इसी को हम इनके बीच में संबंध बोलेंगे। जैसे बेटा, तो संबंध क्या हुआ, विपरीत। कैसे, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो कार की मांग क्या हो रही, कम। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो कार की मांग क्या हो रही है, कम। तो ये क्या हो गया, विपरीत संबंध। अभी हमने देखा दोनों एक ही दिशा में, तो अब क्या है, विपरीत दिशा में, तो इसको क्या बोलेंगे, विपरीत संबंध, ठीक है। ऊपर वाला ही सेम है, इसका मांग वक्र का नीचे दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, वो दाएं नीचे की है कि बाएं नीचे की ओर है वो तुम देख लो यार बेटा।
यार एक यहाँ पर आपको थोड़े से ग्राफ को सही ढंग से देखना है बेटा। देखो प्रतिस्थापन वस्तु का ग्राफ कौन सा आएगा, 4.8, राइट। तो 4.8 ये रहा। तो 4.8 में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर नहीं, हाँ, प्रतिस्थापन के लिए 4.8 और 4.8 के लिए क्या लिखा है, नीचे से दाएं ऊपर की ओर। बिल्कुल, ये नीचे से दाएं और ऊपर की ओर, राइट। ये क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु की आड़ी मांग चक्र, ठीक है। और पूरक के लिए यहाँ पर चित्र नंबर क्या है, 4.9, जो कि ये रहा है ना। और इसको इसने क्या लिखा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, ठीक। तो यहां पर ये क्या हो गई, मांग के अन्य प्रकार जैसे कि संयुक्त मांग और व्युत्क्रम मांग। ऐसा कुछ पूछता नहीं है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हमने देख लिए थे, मांग का नियम हम देख चुके हैं इसके पहली वाली क्लास में। अब हम लोग देखेंगे कि मांग के नियम के लागू होने के कारण। ऐसा सीबीएसई में बहुत पसंद किया जाने वाला प्रश्न है, पर एमपी बोर्ड में बहुत मतलब ठीक है, करना चाहिए, पूछ सकता है, पर पूछेगा ही वाला नहीं है। मतलब आपको समझ के जाना है, राइट, एक दो बार पढ़ के जाना है। मांग, अच्छा, इसी प्रश्न को किस तरह से पूछ सकता है वो भी ध्यान रखो। पहला तो प्रश्न क्या हुआ, मांग के नियम लागू होने के कारण। अब मांग का नियम का मतलब क्या हो, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए। मांग का नियम का मतलब है कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मात्रा, मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीमत कम होगी तो मांग की मात्रा बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, हाँ या ना। तो ऐसा क्यों होता है, वो ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसी को उसने देखा कि मांग रेखा दाएं और नीचे की ओर क्यों झुकती। तो मांग वक्र आपने देखा था ना, बाएं से दाएं तरफ नीचे झुकता हुआ। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि मांग की कीमत जैसे ही, मतलब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होगी, घटेगी। क्योंकि इन दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, इसलिए दोनों ही एक ही प्रश्न है, उनका आंसर एक ही है, ठीक। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सीमांत उपयोगिता हास नियम, ओ हो, याद आ रहा है। चैप्टर 3 में उपभोक्ता वाले में हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या था, कि जैसे जैसे एक एक इकाई का उपभोग करते जाएंगे वैसे वैसे अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि, उपयोगिता क्या होगी, घटती जाएगी। भाई आपने जैसे कि किसी से पूछा कि भाई संतरे क्या भाव, उसने बोला 30 रुपए किलो, ठीक। तो आप अब 2 किलो कब लोगे, जब वो उसका रेट क्या कर दे, कम कर दे। वो जब बोलता है ना कि 25 रुपए किलो ले लो, मतलब 50 के 2 किलो, वो ऐसा बोलता है। आपने पूछा 30 क्या भाव, उसने बोला 30 रुपए किलो, राइट। तो अपन ने बोला 50 के 25 का कर दो, 25 के हिसाब से कर दो। तो वो ये बोलता है कि 50 के 2 किलो ले लो, मतलब 50 के 2 किलो का मतलब वही हो रहा 25 के 1 किलो। पर वो 25 में आपको 1 किलो नहीं देगा, वो क्या देगा, 2 किलो देगा, मतलब 50 रुपए लेगा आपसे, और आप भी दोगे, राइट। क्यों, क्योंकि पहले आप कम होने पर ही ज्यादा क्वांटिटी इसीलिए लोगे, उस वस्तु की कीमत कम होने पर ज्यादा वस्तु, मतलब आप 1 किलो में आप एक तरह से क्या थे, संतुष्ट थे, है ना। पर 1 और किलो और आप तभी लोगे जब वस्तु का भाव क्या हो जाए, कम हो जाए। क्यों, क्योंकि आप वो जो चैप्टर 3 है ना, वो करने लगोगे जो हम पढ़ चुके हैं। आप अपने द्वारा किए गए, खर्च किए गए पैसों की संतुष्टि और अगला 1 किलो और संतरे मिलने की खुशी को, दोनों की क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे,
तब जाके आप डिसीजन लोगे कि भैया मेरे को लेना है या नहीं लेना है। तो सीमांत हास उपयोगिता हास नियम ये हम वहां पर पढ़ चुके थे, इसलिए यहां नहीं पढ़ेंगे। आय प्रभाव, आय के प्रभाव के कारण। अब आय का प्रभाव कैसे, आप 30 रुपए किलो के हिसाब से गए थे, राइट, पर ज्यादा क्वांटिटी मांगने पर रेट कम हो गया, या रेट कम होने पर आपके पास में क्या बचत हो रही है, राइट। 30 रुपए की बजाय 25 रुपए किलो हो जाएगा यदि आप 2 किलो लोगे तो आप सोचते हो यार 30 रुपए में 1 किलो की बजाय 25 में 2 किलो पुरता है, हाँ या ना, आप ये सोचते हो, राइट। इस वजह से आप क्या करते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं यदि बाद में 1-1 किलो लूंगा तो ये कितने का होगा, 60 रुपए का हो जाएगा, और अभी इसी से 2 किलो ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 50, मेरे पास 10 रुपए बच जाएंगे। आय का प्रभाव, ठीक, इस वजह से आप लोगे। आय का प्रभाव को जरा पढ़ के देख लो। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता को उस वस्तु की उतनी ही मात्रा उपभोग करने हेतु अब कम मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी। मतलब 1 किलो के लिए 30 की जगह 25 रुपए व्यय करने पड़ेंगे, तो उसके बाद जो 5 रुपए बच जाएंगे वो उसको और वस्तु क्रय करने के लिए लालायित करेंगे। समझ में आ रही बात। इस प्रकार उपभोक्ता की वास्तविक आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 30 की जगह 25 खर्च हो रहे तो अभी भी उसके बाद 5 बच रहे, मतलब उसकी आय अभी बढ़ गई उस वस्तु पर खर्च करने के लिए, राइट। वास्तविक आय में हुई वृद्धि को उपभोक्ता उसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने पर व्यय करेगा, वो घर नहीं ले जाएगा बाकी के पैसे। हो सकता था वो 50 रुपए लेके आया हो, है ना, और सोचा होगा कि 30 रुपए किलो मिलेंगे तो मैं 1.5 किलो के हिसाब से लेके मतलब 50 रुपए में 1.5 किलो के आसपास लेके आ जाऊंगा, और उसने ऑफर कैसा दे दिया कि 50 में 2 किलो, तो वो पैसे बचा के वापस नहीं ले जाएगा, वो 50 में पूरे 2 किलो लेके जाएगा, ये वो बोल रहा है, जिसके कारण मांग बढ़ जाएगी। इसे आय प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार वस्तु की कीमत में वृद्धि उपभोक्ता की आय में कमी के समान होती है, ठीक है। प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या हो गया, वही जो हमने अभी पढ़ा था, प्रतिस्थापन, ठीक है। अब देखो कीमत प्रभाव, जैसे कि मान लो हमारे शहर में ऐसे लोग जो कि 5 लाख रुपए कमाते हैं साल का, राइट, 100 लोग हैं, ठीक। तो 10 लाख रुपए की कार, या सॉरी 5 लाख रुपए की कार की मांग इस साल कितने लोग कर रहे हैं, 100 लोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो उतना खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। पर यदि कार की कीमत कम हो जाती है, 4 लाख हो जाती है, तो ये तो 100 लोग तो जो मांग रहे थे कार, ये तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, प्लस अब इसमें और नए लोग भी आ जाएंगे जो अभी तक क्या सोचते थे, यार अपने बस की नहीं है, अपने उसमें नहीं है कि अपन कार खरीदे 5 लाख की, पर अब क्योंकि 4 लाख की हो गई तो हम भी कार खरीद सकते हैं, हाँ या ना। तो अब कुछ नए लोग आ जाएंगे, मान लो 20 लोग और आ गए, तो कार की मांग क्या हो गई, बढ़ गई, हाँ या ना। तो कीमत कम हुई तो कार की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। अरे भाई वो 100 लोगों ने 2 कार थोड़ी ली, ठीक, 4 लाख की हो गई तो मैं 2 कार ले लूंगा, उन्होंने तो 1 कार लेनी थी, 1 ही ली। पर अभी तक जो लोग 5 लाख की कार नहीं ले सकते थे, कार की कीमत 4 लाख होने के कारण कुछ 20 लोगों की अब परचेस पावर मतलब खरीदने की ताकत क्या हो गई, खरीदने की ताकत में आ गई, तो 20 लोगों ने और क्या कर दी, मांग कर दी। तो कार की कीमत कम होने पर कार की मांग बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, कीमत प्रभाव के कारण, नए लोग आ गए, ठीक है।
ये रहा। क्योंकि प्रत्येक वस्तु के उपभोक्ता निश्चित होते हैं, कार के उपभोक्ता निश्चित है कि भैया इतनी इनकम वाले लोग ही 5 लाख की कार खरीद सकते हैं, है ना। अतः जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो नए उपभोक्तागण उस वस्तु का उपभोग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अतः नए खरीदार की संख्या बढ़ जाने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और इसके विपरीत क्या होगा कि भाई कीमत 7 लाख हो गई तो इसमें 100 लोगों में से 30 लोग हट गए, भैया अब अपनी बस की बात नहीं है, इसको नहीं खरीद सकते बस, ठीक। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, ऐसी वस्तुएं जिनके बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि दूध से आप चाय बना सकते हो, दही बना सकते हो, घी बना सकते हो, दही का घी बनता है वैसे भी, पर घी बनाने के लिए दही बनाते हो, राइट, है ना। और आप उसको मिठाई बना सकते हो। ऐसी चीज जिनके कई प्रयोग हैं वैकल्पिक, इनका भी प्रभाव पड़ता है, इस वजह से मांग ऊपर नीचे होती है, ठीक है। इसको पढ़ के देख लेना, आसान है। उदाहरण में आप दूध लिख लाना, यहाँ पर बिजली और कोयला लिखा हुआ है, आप यहाँ पर दूध लिख सकते हो, मिल्क, ठीक है। मांग के नियम के अपवाद, अपवाद का मतलब होता है कि नियम का लागू ना होना, इसको आप लिख लो, वे परिस्थितियां जहां पर नियम लागू नहीं होता। ऐसा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या कि वे परिस्थितियां बताइए जब मांग का नियम लागू नहीं होता। मतलब कि क्या नहीं होता, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होना चाहिए, मांग कम होना चाहिए, तो मांग कम नहीं होगी, या तो वो वही है या क्या हो रही है, उल्टा हो रहा है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है और मांग भी बढ़ रही है। समझ में आई बात मेरी। मांग के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, घट जाना चाहिए। पर ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए, वस्तु की कीमत बढ़ी और मांग भी बढ़ जाए, तो हम बोलेंगे मांग का नियम लागू हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, मांग के नियम का अपवाद। तो ऐसा कब होता है, हम वो देखने जा रहे हैं। तो पहला है गिफिन, गिफिन वस्तुओं में, ये गिफिन का विरोधाभास लिखा हुआ है, यहाँ पर आप गिफिन वस्तुएं लिख सकते हो। गिफिन एक व्यक्ति का नाम है, किसका नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, ये अर्थशास्त्री थे। इन्होंने देखा कि एक फैक्ट्री से मतलब ये फैक्ट्री का एक एनालिसिस कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, कि मजदूरों का विश्लेषण कर रहे थे कि एक फैक्ट्री के मजदूर क्या व्यवहार करते हैं। अब फैक्ट्री में मजदूर काम करने वाला मतलब बहुत छोटे लेवल के लोग, जिनकी आय बहुत कम है। तो उनके देश में क्या बिकता था, ब्रेड, अपन लोग ब्रेड देखते हैं ना, पाव, डबल रोटी जिसको बोलते हैं, ये बेटा वहां का है ना सबसे निम्न कोटि, निचले स्तर का भोजन है। और अपन यहाँ पर संडे को स्पेशल खाते हैं और आज ब्रेड खाएंगे। अपने यहाँ जैसे रोटी चलती है ना, वैसे वहां पर सबसे सस्ते में क्या मिलता है, ब्रेड, ठीक है। जो लोग की मजदूर लोग खाते हैं, कौन खाते हैं, मजदूर लोग। और अपन यहाँ पर शौक से संडे के दिन बोलते हैं आज तो ब्रेड खाएंगे, मर गए। चलो अब देखते हैं। तो उन्होंने देखा भाई मजदूरों का जो खाना है सबसे नीचे लेवल का हिसाब से है ना, सस्ता, ठीक। उन्होंने देखा कि जब ब्रेड का रेट बढ़ता है, ब्रेड का रेट बढ़ता है, भाव बढ़ते, कीमत बढ़ती है, तो जो मजदूर लोग हैं वो ज्यादा खरीदते हैं, जबकि क्या होना चाहिए, कम खरीदना चाहिए, है ना। पर वो क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें डर लगता है। क्या डर लगता है, कि यदि इसका भाव और ज्यादा बढ़ गया तो पता चले कल हमें भूखा रहना पड़े, क्योंकि हमारी इतनी आय नहीं है और हम भूखे रह जाएं। इसलिए वो बढ़ी हुई कीमत पर ही ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं कि खरीद लो, कहीं ऐसा ना हो कि कल और भाव बढ़ जाए और हम
भूखे सोना पड़े हमें। तो ऐसी निम्न कोटि की वस्तुओं के साथ ऐसा होता है। जो सस्ती चीजें होती हैं उनका भाव बढ़ता है तो डर के कारण लोग उससे और ज्यादा खरीदते हैं। इसको क्या बोलेंगे, गिफिन वस्तुएं, क्योंकि उन्होंने इसका बारे में बताया था कि ऐसा होगा और यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जो बताया था तो उन्हीं के नाम पर इन निम्न कोटि वस्तुओं को क्या बोलने लगे, गिफिन वस्तु बोलने लगे। ठीक है, सस्ती नहीं सस्ती नहीं, कम मूल्य की, गुणवत्ता में भी कम, ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, गिफिन। ठीक है, गिफिन के अनुसार देखो लिखा हुआ है, गिफिन के अनुसार निम्न कोटि की वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ती नहीं है। मतलब वस्तु की कीमत होने पर बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। मतलब ब्रेड का भाव कम होने पर उसकी मांग और कम हो जाती है। क्यों? वो बोलते हैं और कम हो जाए, कल और सस्ते में लेंगे। समझ में आ रही बात? इसके विपरीत वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, वृद्धि हो रही है और मांग भी बढ़ जाती है। यह बात वास्तव में उन वस्तुओं के संबंध में लागू होती है जो निम्न कोटि की होती है, मतलब जो गुणवत्ता में बहुत निचले स्तर पर होती है, सस्ती चीजें, गुणवत्ता में भी कम, तथा जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करता है। अरे भाई ब्रेड सस्ती है माना, पर मजदूर के लिए तो वही महंगी है। बात को समझो, क्योंकि उसके लिए तो मान लो वो 100 रुपए कमाता है और 20 रुपए की एक ब्रेड है, ब्रेड का बंडल है, तो वो अपनी इनकम का 20% तो किस पे खर्च कर रहा है, ब्रेड पर। तो उसके लिए तो ये भारी महंगी है बेटा। समझ में आ रही बात? उसके लिए ये क्या है, महंगी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उस पर खर्च करता है। समझ में ही बात? ये वस्तुएं गिफिन वस्तु कहलाती है। इन वस्तुओं का ऋणात्मक आय प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है। मतलब उल्टा हो जाता है सब कुछ। इनसे उपभोक्ता कीमत कम होने पर वस्तु को कम मात्रा में एवं कीमत अधिक होने पर वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदता है। ठीक है, क्लियर? बस इतना ही लिखना है आपको। तो दूसरा हो गया मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। मिथ्या वर्णन या आकर्षण कहेंगे। जैसे कि आजकल मोबाइल, एक व्यक्ति है ना 1 लाख का मोबाइल एप्पल इसलिए नहीं खरीदता है तो उसमें बहुत कुछ उसको मिल जाएगा, वो सिर्फ दिखावा करना चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए का मोबाइल चला रहा हूं। जब मोबाइल को वो इस तरीके से रखेगा तो यहाँ क्या दिखेगा, एप्पल आधा खाया हुआ, और वो दिखाने के लिए सिर्फ वो 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है। क्योंकि ये मेरी पर्सनल राय है, हालांकि ये भी सत्य है। आप किसी से भी पूछोगे भाई तूने 1 लाख रुपए का क्यों खरीदा, बहुत अच्छा मोबाइल, सेम फीचर तो 20 या 25 हजार रुपए के मोबाइल में भी मिल जाएंगे, पर नहीं। उसको बोल दो कि चल ठीक है 1 लाख रुपए का इसलिए खरीदा ना, ये बहुत अच्छा है, मैं एक और बता रहा हूं, पर उस पर ये एप्पल बना हुआ नहीं आएगा, वो भी 1 लाख रुपए का और सेम ऐसा का ऐसा, खरीदेगा? नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एप्पल के तो 1 लाख दे रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं देखो अमीर हूं, राइट? तो उसमें तो और उल्टा होता है, कीमत बढ़ती है, मांग और बढ़ती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को ज्यादा रईस दिखाना चाहता है। हर व्यक्ति उस महंगी कीमत वाली चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। आजकल आप देखोगे स्कूलों का भी यही चलने लगा है। पेरेंट्स बड़े गर्व से बोलता है महंगी स्कूल में मैंने भर्ती करवाया। ऐसा नहीं बोलता है कि महंगी है, क्योंकि सबको मालूम है कि वो स्कूल में 1 लाख रुपए फीस लगती है साल भर की, तो बोलता है मेरा बच्चे को तो मैं वहां पढ़ाता हूं। क्यों? वो बताना चाहता है देखो मैं अपने बच्चे पे इतना खर्च। अब दूसरा जो सुनता है वो भी बोलता है यार अपना बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा इतनी महंगी स्कूल में, मैं भी करा लूंगा।
और वो लपकता है उसी महंगी स्कूल की तरफ। ये हकीकत है बेटा। हम अपने आप को रईस दिखाने के चक्कर में महंगी चीजें ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी जगह ये नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक मिथ्या वर्णन है ना, झूठी चीज बताना चाहते हैं, झूठी शानो शौकत चाहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है हीरे जवाहरात आदि, अतः ऐसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर धनवान व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए वस्तुओं को खरीदता है। समझ जाओगे आगे का पढ़ के आप। अनिवार्यता, अनिवार्यता का मतलब जो जरूरी है ना, अनिवार्यता जैसे कि जरूरी है। ठीक है, जरूरी चीजें जो कि है उनकी कीमत में वृद्धि होगी तो ऐसा नहीं है कि उसकी मांग कम हो जाएगी। भाई वो जरूरी है, अनाज जितना लगता है उतना ही लगेगा। नमक, नमक का भाव बढ़ गया तो कम नमक खाएंगे क्या? नहीं, बोल कम डाल, नमक बहुत महंगा हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, मजा तो तब आएगा जब नमक का रेट क्या हो जाए, कम। बोले 2 चम्मच और डाल, सस्ता हो गया। करेगा क्या व्यक्ति? जितना लगना है उतना ही लगेगा, उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, अनिवार्य वस्तु है। दवाइयां, दवाई का रेट बढ़ने वाला है तो बोले आज ही खा लेता हूँ पैरासीटामोल, बुखार नहीं होगा। होगा क्या? नहीं नहीं, बुखार है और पैरासीटामोल महंगी है, अभी नहीं खाना, 1-2 दिन बाद खाऊंगा, ऐसा होगा क्या? ये होता है अनिवार्य वस्तु। भाई उसकी कीमत कुछ भी हो, व्यक्ति को जरूरत है वो लेगा। ठीक है। दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है मतलब पुराने सिक्के, 100 साल पुराना सिक्का 1 रुपए का, हो सकता है वो आपसे कोई 50,000 में भी खरीद ले। संटू खोपड़ी मिलना चाहिए खरीदने वाला, जिसको क्या शौक हो पुराने सिक्के जमा करने का, तो उसको आप 1 रुपए में नहीं दोगे कि क्योंकि वो 100 साल पुराना 1 रुपए का है तो मैं 1 रुपए में दे दूं, नहीं, आप उसकी कीमत ज्यादा करोगे। और क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने पे मांग इसलिए बढ़ जाती है बेटा, क्योंकि वो अब दोबारा नहीं हो सकता। भाई 100 साल पुराने सिक्के यदि मान लो 10 ही बचे पूरी दुनिया में, तो क्या उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी? यदि मांग बढ़ जाएगी तो मतलब कीमत बढ़ जाएगी, तो क्या कोई बना के दे देगा, रुक जा मैं 100 साल पुराना सिक्का बना के देता हूँ? भाई 100 साल सिक्का पुराना बनाने के लिए 100 साल इंतजार करना पड़ेगा, हाँ है ना? तो उसकी सप्लाई नहीं बढ़ी जा सकती, इस वजह से कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और बढ़ जाती है। समझ में आई रही बात? दुर्लभ वस्तु है। विशेष अवसर पर, अब जैसे शादी ब्याह के समय पर आप जानते हो किसका सोने का भाव बढ़ जाता है, या फिर सब्जी भाजियों का, या फिर गर्मियों में अक्सर दूध का रेट, शादी का जब टाइम चलता है ना बेटा, उस समय बढ़ने की उम्मीद हो जाती है, सब्जियां महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मांग बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है। औद्योगिक तेजी मंदी, ये तो छोड़ो, 5 पॉइंट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बेटा इतना ही।